प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं। हिंदी के पाठ्यक्रम में यूपी बोर्ड द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित है, उसमें कथा साहित्य भी शामिल है। कथा साहित्य के अंतर्गत 4 कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। इस वर्ष कोरोना के चलते जो पाठ्यक्रम में से कुछ अंश हटाया गया है, उसमें कहानी भी एक हटा दी गई है। तो हम आज पहली कहानी ध्रुव यात्रा का अध्ययन करेंगे। अगर आपने कहानी का समुचित अध्ययन किया है, सटीक विश्लेषण किया है, कहानी को समझा है, तभी आप उसका समुचित उत्तर दे पाएंगे। बोर्ड परीक्षा में कहानी से संबंधित 2 प्रश्न दिए जाते हैं। एक कहानी का सारांश और दूसरा लेखक का उद्देश्य। दोनों प्रश्नों में से कोई एक करना होता है। 5 अंक कथा साहित्य के लिए रखे जाते हैं प्रश्न पत्र में। तो सबसे पहले कहानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके पश्चात हम ध्रुव यात्रा कहानी आगे बढ़ाएंगे। कहानी का प्रारंभ हमारे देश में वैदिक युग में ही हो गया था। ऋग्वेद की कहानियाँ, पुरुरवा उर्वशी के संवाद, उपनिषदों के रूपात्मक व्याख्यान, नहुष ययाति आदि के उपाख्यान तथा अन्य अनेक ऋषि मुनियों की कथाएं भारतीय कहानी के प्राचीनतम रूप माने जा सकते हैं। लौकिक संस्कृत में, जो संस्कृत बोलचाल में थी, उसे लौकिक कहेंगे। अनेक नीति कथाओं का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार कहानी का क्रम आगे बढ़ते हुए आधुनिक कहानी की तरफ आया। इसका आरंभिक रूप काव्य में था। पहले कहानियाँ काव्य में लिखी जाती थी। कथा साहित्य की एक परंपरा चारणों द्वारा, जिन्होंने राजाओं की प्रशंसा में कहानियाँ कहीं, और दूसरा कवियों द्वारा विकसित हुआ, जिसमें कवियों ने ऐतिहासिक, पौराणिक, नायकों नायिकाओं के चरित्रों को कल्पना का पुट देकर उनके चरित्र श्रवण से पुण्य का लोभ दिखाया। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि हिंदी कहानी का आरंभ कहाँ से हुआ। बंगला कहानियों के माध्यम से। और या इनमें जो भारतीय कहानी है, आधुनिक कहानियाँ, यूरोपीय कहानी का भी प्रभाव दिखाई देता है। सही रूप में द्विवेदी युग में ही आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ माना जाएगा, इंदुमती कहानी से, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। वैसे तो प्रथम कहानी कौन सी है, इस मत में, इस संबंध में कई मत हैं, विवाद है। किसी ने रानी केतकी की कहानी को पहली कहानी माना, तो किसी ने इंदुमती को, किसी ने गुलबहार को, तो किसी ने 11 वर्ष का समय। प्रत्येक जो कहानी विश्लेषक हैं, उन्होंने अपने अपने आधार पर, अपने अपने मतानुसार प्रथम कहानियों का नाम दिया। तो बाद में अधिकतर विद्वानों द्वारा जब इंदुमती को पहली कहानी माना गया, क्योंकि इसमें कहानी के सभी तत्व मिलते हैं, तो सर्वसम्मति से उसे स्वीकार कर लिया गया। अब ये जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है ध्रुव यात्रा कहानी, ध्रुव यात्रा कहानी हिंदी के जाने माने प्रख्यात कहानीकार जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। जैनेन्द्र एक मनोविश्लेषक कहानीकार हैं।
ध्रुव यात्रा उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। जैनेंद्र की कहानियों में निश्चित लक्ष्य होता है। उनमें चिंतन की गहराई के अतिरिक्त अनुभूति और आदर्श की प्रतिष्ठा का प्रयत्न रहता है। इन्होंने व्यक्ति के जीवन के आंतरिक पक्षों, जैसे कि इस कहानी में मनुष्य के जीवन का आंतरिक पक्ष जो व्यक्तिगत पक्ष है, व्यक्तिगत प्रेम, उसके रहस्य और उत्कृष्टताओं को दार्शनिक दृष्टिकोण में उभारने का प्रयत्न किया है। कहानी के पहले प्रमुख पात्रों के बारे में हम जान लेंगे। प्रमुख पात्र हैं राजा रिपुदमन, उर्मिला, आचार्य मारुति। इन्हीं तीनों के आसपास कहानी घूमती है। राजा रिपुदमन कहानी के नायक हैं, जो उत्तरी ध्रुव जीतकर यूरोप से हिंदुस्तान वापस आए हैं, जिनके स्वागत में पूरा देश आंखें बिछाए बैठा है। उर्मिला उनकी प्रेमिका है और उनके बच्चे की माँ है, जिसके लिए वो उत्तरी ध्रुव से ही वापस लौट आए हैं। यद्यपि दक्षिणी ध्रुव पर जाने का प्रण लेकर निकले थे, परंतु बीच में ही वो वापस आ जाते हैं। उर्मिला राजा रिपुदमन की प्रेमिका है, जो ये मानती है कि व्यक्ति के जीवन में प्रेम बाधा नहीं बनना चाहिए, उसके लक्ष्य को पाने में सहायता करना चाहिए। प्रेम सहायक होना चाहिए, बाधक नहीं, क्योंकि प्रेम जंजीरों में बांधकर नहीं रखता है, बल्कि स्वच्छंदतापूर्वक व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। आचार्य मारुति उर्मिला के पिता हैं और एक मनोचिकित्सक हैं, जो विभिन्न क्रियाओं द्वारा व्यक्ति की मनोचिकित्सा करते हैं। राजा रिपुदमन इन्हीं के पास अपने इलाज के लिए जाते हैं जब उन्हें लगता है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो उर्मिला इन्हें ढोंगी बताती है। अब कहानी में हम पूरा पढ़ेंगे कि क्या पूरा घटनाक्रम है। यद्यपि कहानी लंबी है, लेकिन इसका कथानक उतना ही छोटा है। कहानी में पात्र संख्या भी सीमित है। ये कहानी संवादों की पिटारी है, और अगर ऐसा कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मगर कहानी के संवाद लंबे ना होकर छोटे, मध्यम, तीनों प्रकार के पाए जाते हैं, केवल लंबे लंबे नहीं हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, उर्मिला तुमने मुझे ध्रुव भेजा, कहती थी उसके बाद मुझे दक्षिणी ध्रुव जीतने जाना होगा। तो इसमें देखिए मध्यम और छोटे दोनों वाक्य हैं। तो कहानी का आरंभ करते हैं। इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में होगा। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश या कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ध्रुव यात्रा हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित है। जैनेंद्र जी मुंशी प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी कहानीकार हैं। मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखकर इन्होंने हिंदी कहानी कला के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय जोड़ा है। प्रस्तुत कहानी में मानवीय संवेदनाओं को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन धारा को जन्म दिया और कहानी ध्रुव यात्रा की रचना की। इस कहानी का सारांश निम्नवत है। राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर अर्थात उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयाँ लेते हुए भारत आ रहे हैं। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर मोटे मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया। उर्मिला, जो राजा रिपुदमन की प्रेमिका है और उनसे विवाह किए बिना उनके बच्चे को जन्म दिया है, उसने भी इस समाचार को पढ़ा। उसने ये भी पढ़ा कि अब वे बम्बई पहुंच चुके हैं, जहां उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। उन्हें अपने संबंध में इस प्रकार के प्रदर्शनों में
तनिक भी उल्लास नहीं है। इसलिए वे बम्बई में न ठहरकर प्रातः होने के पूर्व ही दिल्ली पहुंच गए। राजा रिपुदमन को इस प्रकार के आयोजन नहीं पसंद हैं कि कोई दिखावा करे, इस तरह का प्रदर्शन करे, और उन्हें लगता है कि वो शीघ्र ही उर्मिला के पास पहुंच जाए। इसलिए वे तुरंत बम्बई में न ठहरकर सुबह होने से पहले ही दिल्ली पहुंच गए। उनके चाहने वाले उन्हें अवकाश नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे आराम के लिए कुछ दिन के लिए अन्यत्र जाएंगे। राजा रिपुदमन को अपने से ही शिकायत है। उन्हें नींद नहीं आती है। वे अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं। जब उर्मिला ने उनसे शादी के लिए कहा था तो उन्होंने परिवारीजनों के डर से मना कर दिया था। उनकी वही भूल आज उन्हें पीड़ा प्रदान कर रही है। वह उसके विषय में बहुत चिंतित हैं। राजा रिपुदमन को अपने से शिकायत है, उन्हें नींद नहीं आती। इसके पश्चात वो क्या करते हैं, दिल्ली में आकर आचार्य मारुति से मिलते हैं, जिनके बारे में उन्होंने यूरोप में बहुत सुन रखा था। आचार्य मारुति तरह तरह की चिकित्सीय जांच के परिणामों को ठीक बताते हुए उन्हें विवाह करने की सलाह देते हैं, लेकिन रिपुदमन स्वयं को विवाह के अयोग्य बताते हुए इसे बंधन में बंधना कहते हैं। आचार्य मारुति उन्हें प्रेम बंधन में बंधने की सलाह देते हैं और कहते हैं प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है। अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। वे उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं। अपने व उर्मिला के संबंधों को एक परिणति देना चाहते हैं, लेकिन उर्मिला मना करती है और उनसे सतत आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। वह पुत्र की ओर दिखाती हुई कहती है कि तुम मेरे ऋण से उऋण हो, मेरी ओर से आगामी गति के लिए मुक्त हो। तो इस वाक्य का यहाँ पर इन शब्दों का तात्पर्य ये है कि राजा रिपुदमन ने जिन आचार्य मारुति के बारे में यूरोप में सुन रखा था कि बहुत अच्छे मनोचिकित्सक हैं, उनके पास जाकर वो मिलते हैं और जितनी सारी भी चिकित्सीय जांचें, जो मेडिकल रिपोर्ट्स, वो सभी बताते हैं कि इनमें कोई कमी नहीं है। तो रिपुदमन से कहते हैं कि आप विवाह कर लीजिए। रिपुदमन कहते हैं कि विवाह करना एक बंधन में बंधना है, बंध जाएंगे हम, मुझे अभी यात्रा करना है। तो आचार्य मारुति क्या कहते हैं कि प्रेम बंधन में ही बंध जाइए, और प्रेम का इनकार करना स्वयं से इनकार करना है, क्योंकि प्रेम ईश्वर का रूप है। अगले दिन राजा उर्मिला से मिलने का समय लेते हैं, मिलते हैं उससे और अपने बच्चे का नामकरण उर्मिला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, किंतु उर्मिला मना कर देती है। राजा बार बार उनसे क्षमा मांगते हैं अपने किए के लिए, जो भी समाज विरुद्ध व्यवहार किया था उन्होंने, उसके लिए बार बार वो क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, किंतु उर्मिला कहती है कि नहीं, अब तुम मुक्त हो, अब अपनी यात्रा जारी रखो। रिपुदमन उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताता है। वह उसे ढोंगी, महत्व का शत्रु और साधारणता का अनुचर बताती है। वह कहती है कि तुम्हारे लिए स्त्रियों की कमी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और तुम्हें सिद्धि तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो कि मृत्यु के भी पार है। राजा रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलता है और उसे बताता है कि वह उर्मिला के साथ विवाह करके रहने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मुझे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित किया और कुछ मेरी इच्छा भी थी। अब वह मुझे सिद्धि तक जाने के लिए प्रेरित कर रही है। आचार्य मारुति राजा के सामने स्वीकार कर लेते हैं कि उर्मिला उनकी ही पुत्री है और वे उसे विवाह के लिए समझाएंगे। जब उर्मिला आचार्य के बुलवाने पर उनके पास जाती है तो वे उससे विवाह के लिए कहते हैं। वह कहती है
कि शास्त्र से स्त्री को नहीं जाना जा सकता, उसे तो सिर्फ प्रेम से जाना जा सकता है। वे उसे रिपुदमन से विवाह के लिए समझाते हैं, लेकिन वह नहीं मानती। वह स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का पथ अकेले का है। अंत में आचार्य उर्मिला पर इस रहस्य को प्रकट कर देते हैं कि वे ही उसके पिता हैं। इस अभागिन को भूल जाइएगा, यह कहती हुई वह उनके पास से चली जाती है। रिपुदमन के पूछने पर वह उर्मिला उन्हें बताती है कि वह आचार्य से मिल चुकी है। रिपुदमन उसके कहने पर दक्षिणी ध्रुव से शटलैंड द्वीप के लिए जहाज तय करते हैं। अब उर्मिला उनको रोकना चाहती है, लेकिन वे नहीं रुकते, वे चले जाते हैं। रिपुदमन की ध्रुव पर जाने की खबर पूरी दुनिया को ज्ञात हो जाती है। उर्मिला को भी अखबारों के माध्यम से सारी खबर ज्ञात होती रहती है और वह इन्हीं कल्पनाओं में डूबी रहती है। तीसरे दिन के अखबार में उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर का एक एक अंश पूरे ध्यान से पढ़ती है। अखबार वालों ने एक पत्र भी छापा था, जिसमें रिपुदमन ने स्वीकार किया था कि उनकी यह यात्रा नितांत व्यक्तिगत थी, जिसे सार्वजनिक किया गया। नितांत व्यक्तिगत इसलिए कहा कि वो उर्मिला से किए गए वादे, उर्मिला से को दिए गए प्रण के फलस्वरूप वो यात्रा पर गए थे। व्यक्तिगत रूप से वो, मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करें। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार लेखक ने यहाँ बहुत ही मार्मिक ढंग से राजा रिपुदमन के और उर्मिला के माध्यम से समाज में व्याप्त इस जो आपसी रिश्ते हैं उन्हें उजागर किया है, और किस प्रकार राजा रिपुदमन अपने प्रेम के लिए, वचन की रक्षा के लिए अपना जीवन त्याग देते हैं। इस कहानी में लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रेमिका जब स्त्री अथवा पत्नी बनने के कगार पर हो और वह प्रेमी की संतान की माँ हो, तब उसके विवाह की विनय को नहीं ठुकराना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम किसी भी रूप में अच्छा नहीं होगा, जैसा कि रिपुदमन के साथ हुआ। लेखक ने इस कहानी में कुमारी माता को न अपनाने के परिणाम की ओर इंगित किया है। साथ ही अति प्रेरकता, किसी भी चीज़ की, किसी भी भावना की अति खराब होती है। तो अति प्रेरकता के परिणाम की ओर लेखक ने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रकार कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कहानी उच्च कोटि की है, उत्तम कहानी है ये। अब इस कहानी का उद्देश्य, जो हमारा दूसरा प्रश्न आता है, कहानी का उद्देश्य, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने इसमें मानवीय संवेदना और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र जी ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिपाद्य रहा है। अपने प्रतिपाद्य को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। कहानीकार के अनुसार व्यक्तित्व की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है। अतः प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। तो इस प्रकार ये ध्रुव यात्रा कहानी हमने पढ़ी
आशा है कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी और परीक्षा में उद्देश्य या सारांश संबंधी जो भी प्रश्न आएगा आप उसे भली प्रकार से लिख सकेंगे। समुचित ढंग से आपने इसे समझ लिया होगा। नहीं तो इसे आप 2 बार 3 बार सुन सकते हैं। जितनी बार सुनेंगे उतनी अच्छी तरह से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।